हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप लोग को याद हो ही गया होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे द फर्स्ट हिल स्टेशन, जो कि हम लोगों ने नहीं शुरू किया था पार्ट 2 में। 3.3 ये टॉपिक है, थर्ड सब टॉपिक है। हमारा चैप्टर है कॉलोनियल सिटीज़ और थीम 12 है ये। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है। क्लास 12 हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर कहीं आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे द फर्स्ट हिल स्टेशन, पहला हिल स्टेशन, इसको पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा, इस चैनल पे आपको मिलेगा। As in the case of cantonments, hill stations were a distinctive feature of colonial urban development. छावनियों की तरह हिल स्टेशन पर्वतीय सैरागाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थे। The founding and settling of hill stations was initially connected with the needs of the British Army. Simla, present-day Simla, was founded during the course of Gurkha War 1815-16. The Anglo-Maratha War of 1818 led to British interest in Mount Abu, and Darjeeling was wrested from the rulers of Sikkim in 1835. Hill stations became strategic places for billeting troops, guarding frontiers, and launching campaigns against enemy rulers. हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, वर्तमान में शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध 1815 से 16 के दौरान की गई। अंग्रेज मराठा 1818 युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। The temperate and cool climate of the Indian hills was seen as an advantage, particularly since the British associated hot weather with epidemics. भारतीय पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीज़ माना जाता था, खासतौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियां पैदा करने वाले मानते थे, क्योंकि वो तो ठंडे मौसम से आए हुए थे, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती इसीलिए। Cholera and malaria were particularly feared, and attempts were made to protect the army from these diseases. उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज़्यादा आशंका रहती थी। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। The overwhelming presence of the army made these stations a new kind of cantonment in the hills. These hill stations were also developed as sanitariums, that is, the places where soldiers could be sent for rest and recovery for illness. वे तो सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को सैनिटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज करने के लिए भेजा जाता था। Because of the hill stations approximated the cold climates of Europe, they became an attractive destination for the new rulers. क्योंकि हिल स्टेशन की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसीलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। It became a practice for viceroys to move to hill stations during the summer months. In 1864, the viceroy John Lawrence officially moved his council to Simla, setting seal to the practice of shifting capitals during the hot season. Simla also became the official residence of the commander-in-chief of the Indian Army. तो वाइसराय अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल दिया करते थे। 1864 में वाइसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम से राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया। शिमला भारतीय के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। In the hill stations, the British and other Europeans sought to recreate settlements that were reminiscent of home. हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों और यूरोपियों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। The buildings were deliberately built in the European style. Individual houses followed the pattern of detached villas, and cottages sit amidst gardens. उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थीं। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। The Anglican Church and the educational institutions represented British ideals. Even recreation activities came to be shaped by British cultural traditions. The social calls, teas, picnics, fetes, races, and visits to the theatre became common among colonial officials in the hill stations.
एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय, बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। The introduction of the railways made hill stations more accessible to a wide range of people, including Indians. रेलवे के आने से ये पर्वतीय सैरागाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गईं। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। अपर एंड मिडिल क्लास इंडियंस सच एज महाराजास, लॉयर्स एंड मर्चेंट्स वे आर ड्रॉन टू दीज स्टेशंस बिकॉज दे अफोर्डेड देम ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रूलिंग ब्रिटिश एलाइट। उच्च और मध्यम वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहां उन्हें शासक यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था। हिल स्टेशंस वेयर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलोनियल इकोनॉमी। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। विद द सेटिंग अप ऑफ टी एंड कॉफी प्लांटेशंस इन द एडजॉइनिंग एरियाज एन इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट लेबर फ्रॉम द plains began. This meant that hill stations no longer remained exclusive racial enclaves for Europeans in India. हिल स्टेशन पास के हुए इलाकों में चाय और कॉफ़ी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की ही सैरागाह नहीं रह गए थे। अब इसका फोर्थ सब टॉपिक, सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज़, यानी कि नए शहरों में सामाजिक जीवन। फॉर द इंडियन पॉपुलेशन द न्यू सिटीज़ वेयर bewildering places where life seemed always in a flux. There was a dramatic contrast between extreme wealth and poverty. अगर आपको पीछे से व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, थोड़ा जगह है ऐसा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव थे। जहाँ जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी वहाँ चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। New transport facilities such as horse-drawn carriages and subsequently trams and buses meant that people could live at a distance from the city center. घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। Over time, there was a gradual separation of the place of work from the place of residence. Traveling from home to office or the factory was a completely new kind of experience. समय के साथ साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। Also, though the sense of coherence and familiarity of the old towns was no longer there, the creation of public places, for example, public parks, theatres, and from the 20th century, cinema halls provided exciting new forms of entertainment and social interaction. यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकफियत का एहसास गायब था सॉरी स्लिप ऑफ टंग के लिए, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। Within the cities, new social groups were formed and the old identities of people were no longer important. शहरों में नए सामाजिक समूह बन गए तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रहीं। All classes of people were migrating to the big cities. There was an increasing demand for clerks, teachers, lawyers, doctors, engineers, and accountants. As a result, the middle classes increased. तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा, मध्य वर्ग बढ़ता गया। They had access to new educational institutions such as schools, colleges, and libraries. As educated people, they could put forward their opinions on society and government in newspapers, journals, and public meetings. उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। A new public sphere of debate and discussion emerged. Social customs, norms and practices came to be questioned. बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। Social changes did not happen with ease. लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से आसानी से नहीं आ रहे थे। Middle class women sought to express themselves through the medium of journals, autobiographies and books. शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्य वर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। बट मेनी पीपल रिसेंटेड दीज अटेम्प्ट्स टू चेंज ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स।
परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानून को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारे लोगों का असंतोष था। कंजर्वेटिव्स feared that education of women would turn the world upside down and threaten the basis of the entire social order. Even reformers who supported women's education saw women primarily as mothers and wives and wanted them to remain within the enclosed spaces of the household. तो रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहें। ओवर टाइम वुमेन बिकम मोर विजिबल इन पब्लिक एज दे एंटर्ड न्यू प्रोफेशंस इन द सिटी एज डोमेस्टिक एंड फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स एंड थिएटर एंड फिल्म एक्ट्रेस। वे समय बीतने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगे। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन हु मूव्ड आउट ऑफ द हाउस होल्ड इनटू पब्लिक स्पेसेस रिमेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशल सेंसर। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। Another new class within the cities was the laboring poor or the working class. शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। Paupers from the rural areas flocked to the cities in the hope of employment. Some saw cities as places of opportunities. Others were attracted by the allure of the different way of life, by the desire to see things they had never seen before. कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। To minimize cost of living in the city, most male migrants left their families behind in their village homes. Life in the city was a struggle. Jobs were uncertain, food was expensive, and the places to stay were difficult to afford. Yet the poor often created a lively urban culture of their own. They were enthusiastic participants in religious festivals, tamashas, folk theatre, and swangs, satires which often mocked the pretensions of their masters, Indians and European. शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज़्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्रायः अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों, लोक रंगमंच और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज़्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। अब है हमारा फोर्थ टॉपिक, सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। Madras, Calcutta and Bombay gradually developed into the biggest cities of colonial India. We have been examining some of the distinctive features of these cities in the preceding sections. यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। Now we will look in detail at one characteristic for each city. इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट सब टॉपिक की ओर, जो कि है सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास, यानी कि मद्रास में बसावट और पृथक्करण। The company had first set up its trading activities in the well-established port of Surat on the west coast. कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। Subsequently, the search for textiles brought British merchants to the east coast. In 1639, they constructed a trading post in Madraspattam. बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। This settlement was locally known as Chenapatnam. The company had purchased the right of settlement from the local Telugu lords, the Nayaks of Kalhasti, who were eager to support trading activity in the region. Rivalry 1746 to 63 with the French East India Company led the British to fortify Madras and give their representatives increased political and administrative functions. कंपनी ने वहां बसने का अधिकार तो इस बस्ती को स्थानीय लोग
चेनापट्टनम कहते थे। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। With the defeat of the French in 1761, Madras became more secure and began to grow into an important commercial town. It was here that the superiority of the British and the subordinate position of the Indian merchants was most apparent. 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। Fort St. George became the nucleus of the White Town where most of the Europeans lived. Fort St. George यानी सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया, जहां ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। वॉल्स एंड bastions made this a district enclave. Color and religion determined who was allowed to live within the fort. दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेराबंदी के रूप में दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। The company did not permit any marriages with Indians. Other than the English, the Dutch and the Portuguese were allowed to stay here because they were European and Christian. The administrative and judicial systems also favored the white population. Despite being few in number, the Europeans were the rulers, and the development of Madras followed the needs and convenience of the minority whites in the town. धर्म के आधार तो कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाली मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। The Black Town developed outside the fort. It was laid out in straight lines, a characteristic of colonial towns. It was, however, demolished in the mid-1700s, and the area was cleared for a security zone around the fort. Black Town किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी, लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। A new black town developed further to the north. This housed weavers, artisans, middlemen and interpreters who played a vital role in the company trade. इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। The new black town resembled traditional Indian towns with living quarters built around its own temple and bazaar. नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। On the narrow lanes that crossed the township, there were distinct caste-specific neighborhoods. Drypet was an area meant for weavers. Wassermanpet was a colony of dyers and bleachers of cloth. Royapuram was a settlement for Christian boatmen who worked for the company. तो शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंताद्रीपेट इलाके केवल बुनकरों के लिए थे। वासरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे, जो कंपनी के लिए काम करते थे। Madras developed by incorporating innumerable surrounding villages and by creating opportunities and spaces for a variety of communities. मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। Several different communities came and settled in Madras, performing a range of economic functions. The Dubhasis were Indians who could speak two languages, Dubhasis, the local language and the English. यहाँ नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय और मद्रास में ही बस गए। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। They worked as agents and merchants, acting as intermediaries between Indian society and the British. They used their privileged position in government to acquire wealth.
Their powerful position in society was established by their charitable works and patronage of temples in the Black Town. तो वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने में समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। Initially, jobs with the company were monopolized by the Vellalars, a rural caste who took advantage of the new opportunities provided by British rule. With the spread of English education in the 19th century, Brahmins started competing for similar positions in the administration. शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे वेलालार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु Comatis were a powerful commercial group that controlled the grain trade in the city. Gujarati bankers had also been present since the 18th century. Parayars and Vaniyars formed the laboring poor. The Nawab of the Arcot settled in nearby Triplicane, which became the nucleus of the substantial Muslim settlement. 18वीं तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और वन्नियार गरीब कामगार वर्ग में ज़्यादा थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। Mylapore and Triplicane were earlier Hindu religious centers that supported a large group of Brahmins. Santhome, with its cathedral, was the center for Roman Catholics. All these settlements become part of Madras city. Thus, the incorporation of many villages made Madras a city of wide expanse and low density. This was noticed by European travelers and commented on by officials. इससे पहले माइलपुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सांथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। As the British consolidated their power, resident Europeans began to move out of the fort. जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले के बाहर जाने लगे। Garden houses first started coming up along the two main arteries, Mount Road and Poonamali Road, leading from the fort to the cantonment. तो गार्डन हाउसेस, बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामली रोड, इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थीं। Wealthy Indians too started to live like the English. As a result, many new suburbs were created from existing villages around the core of Madras. This was of course possible because the wealthy could afford transport. The poor settled in villages that were close to their place of work. The gradual urbanization of Madras meant that the areas between these villages were brought within the city. As a result, Madras had a semi-rural air about it. तो इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उप शहरी इलाकों ने ले ली। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नजदीक पड़ने वाले गांवों में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा। अब है 4.2 टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में नगर नियोजन। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching the video.